बैठिएगा। बढ़े। लिखें। फ्रेनल डिस्टेंस। फ्रेनल डिस्टेंस। तो बेसिकली ये डिस्टेंस हमें बताता है कि कितनी दूरी तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है। सर इसका क्या मतलब है, कितनी दूरी तक वैलिड है? क्या रे ऑप्टिक्स कुछ दूरी के बाद खराब हो जाएगी क्या? सोचिए कैसे खराब हो जाएगी, क्योंकि लाइट का डिफ्रैक्शन चालू हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन हो गया तो लाइट का जो हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मानते हैं वो खत्म हो जाएगा और पर्दे पर शार्प इमेज नहीं बनेगी। तो फ्रेनल डिस्टेंस का मतलब क्या है उस बात को समझिएगा। मेरे पास एक स्लिट है, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो है ए। ये है स्क्रीन, कितनी दूरी पर? डी दूरी पर। तो फ्रेनल डिस्टेंस क्या है? फ्रेनल डिस्टेंस में कहा गया कि आपकी ये जो बीम आ रही है, ये बीम है, इस बीम की विड्थ कितनी है बताइए? ए। जब ये विड्थ बढ़कर 2a हो जाए उसके बाद हम ये कहना चालू कर देंगे कि अब डिफ्रैक्शन क्या हो गया है? डोमिनेट हो गया है। मतलब अप टू डिस्टेंस डी आपका क्या वैलिड है? रे ऑप्टिक्स। यहां तक डिफ्रैक्शन डोमिनेट नहीं है, यहां मान सकते हैं लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस दूरी के बाद रे ऑप्टिक्स के लॉ वैलिड नहीं होंगे। इस दूरी के बाद कौन डोमिनेट हो जाएगा? आपका डिफ्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वापस सुनिए धीरे धीरे। ये बीम है, इस बीम की विड्थ बताइए? ए। क्या कहना चाहता हूं, धीरे धीरे सुनिए, डायग्राम बनाना चालू करिए, सुनते जाइए। कि जब इसकी विड्थ 2a हो जाए, जब इसकी विड्थ 2a हो जाए तब तक हम अपने रे ऑप्टिक्स को वैलिड कर सकते हैं। और हमें पता है यहां पर पैटर्न कैसा मिलता है? ये पैटर्न ऐसा मिल रहा है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप स्क्रीन और दूर ले जाओगे, जरा सोच के देखिएगा, आप स्क्रीन को दूर लेते जाओगे, क्या इसका स्प्रेड बढ़ता जाएगा क्या? महसूस करो, आपने स्क्रीन को बहुत पास लगाया, लो साहब, आप खुद देखिए, अब जो स्प्रेड है वो कम है। जैसे जैसे स्क्रीन दूर जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, लो साहब स्क्रीन इतनी दूर, अब बताइए स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता जा रहा है? फैलता जा रहा है। डिफ्रैक्शन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। स्क्रीन आपने काफी दूर लगाओगे, लाइट का डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और लाइट कहां एंटर कर जाएगी? अपने ज्योमेट्रिकल शेडो में। तो इस बात को महसूस करो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही रे ऑप्टिक्स वैलिड है। इसके बाद अगर आपने दूरी बढ़ा दी तो लाइट का फिर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं मानेंगे, हम ये कहेंगे कि डिफ्रैक्शन डोमिनेट हो गया, हम ये कहेंगे रे ऑप्टिक्स के लॉ अब वैलिड नहीं है। कब तक? जब तक इसकी विड्थ कितनी हो जाए? 2a। आपको ये याद है क्या किसी को
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पन्ना पलटो बताओ, 2 लैम्डा डी बाय ए, याद है। अब इस डी को मैंने बोल दिया जेड, एंड व्हाट इज जेड? फ्रेनल डिस्टेंस। इस डी की जगह रख दीजिए जेड, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो 2a इक्वल टू 2 लैम्डा जेड बाय ए, 2 से 2 कटा, ए स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, जेड चाहिए, तो जेड आ जाएगा ए स्क्वायर बाय लैम्डा। और ये जेड क्या है? यही है फ्रेनल डिस्टेंस। आसान न्यूमेरिकल आता है, ए आपको गिवन है, लैम्डा आपको गिवन है, फ्रेनल डिस्टेंस पूछी जाती है। वापस 2-3 बार और समझाता हूं, और इसको आप इंप्लाइज करके लिखिएगा। इस डिस्टेंस के बाद इफ डिस्टेंस ए स्क्वायर बाय लैम्डा से ज्यादा होगा तो आप बोलोगे डिफ्रैक्शन डोमिनेट करेगा, रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगी, जो इमेज बनेगी वो शार्प नहीं बनेगी, स्क्रीन पर पैटर्न ऐसा बनेगा, डिफ्रैक्शन डोमिनेट होगा, लाइट का अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन नहीं मानेंगे। ये आपको और क्लियरिटी देगा। अगर दूरी से ज्यादा हो गई, दूरी से ज्यादा होगी, डिफ्रैक्शन प्रभावशाली हो जाएगा, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, इमेजेस जो शार्प नहीं बनेगी, सेंट्रल इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डिफ्रैक्शन डोमिनेट करेगा। लिख लें और 1-2 बार मन में बोल लीजिए कि हाँ सर, जैसे से स्क्रीन की दूरी बढ़ती जाएगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न डोमिनेट होता जाएगा, हम वो दूरी मानकर चल रहे हैं, हम वो दूरी मान के चल रहे हैं जब बीम विड्थ कितनी हो गई? डबल। सही है। इस पे एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, एनसीईआरटी में जो दे रखा है सॉल्व एग्जांपल लीजिए। एनसीईआरटी है किसी के पास? वही पेपर में आया है 2020 में, टेलीस्कोप का आया है सॉल्व एग्जांपल। लिखें, सॉल्व एग्जांपल 10.7 है। फॉर व्हाट डिस्टेंस, रुकोगे? For what distance is for what distance is ray optics a good approximation? Ray optics a good approximation when the aperture is 3 mm wide. अपर्चर इज 3 mm वाइड, इसका मतलब पता है क्या हो गया? ए, ये अपर्चर है जिसकी विड्थ कितनी है? ए, 3 mm वाइड, एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर। ये सॉल्व एग्जांपल है 10.7, और इसके पास में लिख लीजिए अनसॉल्व का 10.10, वो इसके साथ एक बार और कर लीजिएगा। तो फ्रेनल डिस्टेंस के 2 सवाल हैं, फॉर्मूला बेस है। ये तो सॉल्व है 10.7 जो मैंने लिखाया है,
और इसके पास ब्रैकेट में लीजिएगा अनसॉल्व का 10.10, वो और देख लेंगे तो ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। मैं आपको फिर बताता हूं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लाइट जब अपर्चर से पास होगी, तो हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं लाइट का क्या होता है, डिफ्रैक्शन। लाइट डिफ्रैक्ट होगी और स्क्रीन जैसे जैसे दूर होती जाएगी डिफ्रैक्शन डोमिनेट होता जाएगा। तो फ्रेनेल ने एक बात समझाई कि कब तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आप रे ऑप्टिक्स को क्या मान सकते हो, वैलिड। इस दूरी के बाद अब इमेजेस शार्प नहीं बनेंगी, इमेजेस कैसी हो जाएंगी, ब्लड। आपको रे ऑप्टिक्स से अगर इमेज बनानी है तो आपको दूरी इससे कम रखनी पड़ेगी, इससे दूरी ज्यादा रखोगे तो डिफ्रैक्शन डोमिनेट करेगा, इमेज शार्प नहीं बनेगी। क्या बात क्लियर है? चलिए सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, जेड बराबर ए स्क्वायर बाय लेमडा। ए दे रखा है, लेमडा आपको गिवन है। कितना आंसर आएगा बताइए? सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखिएगा हमेशा। अगला देखें, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जांपल से पूछा गया है। टेन 10.6 है सॉल्व एग्जांपल। देखें, assume that light of wavelength 6000 angstrom is coming from a star, full stop. What is the limit of resolution? What is the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 मीटर। ये इसलिए कराया ताकि आपको थीटा का फॉर्मूला याद करना है, इसलिए जरूरी है। पन्ना पलटिए, कल बताया था थीटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। नीट 2020 का क्वेश्चन है, पन्ना पलटिए, थीटा का फॉर्मूला मिलेगा 1.22 लैम्डा बाय ए। क्वेश्चन करा हुआ रहता है, नीट 2020 लिखा हुआ है, तो आप क्या इस बहाने फॉर्मूले याद करोगे? और बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है। थीटा 1.22 लैम्डा बाय ए, 1.22 लैम्डा, बताइए लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम माइनस 10, ए 2 मीटर, मीटर में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात सीखना, फिजिक्स में जितने भी एंगल वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आंसर रेडियन में आता है। कभी भी जब भी फिजिक्स के फॉर्मूले में एंगल का कोई फॉर्मूला हो और आप सॉल्व करोगे, आंसर रेडियन में आएगा। इस बात का ध्यान रखना, डिग्री में हो तो बदलना, टिक मत लगाना, ये किस में है, रेडियन में। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, 3000, तो 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। 2020 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सटीक फॉर्मूला आपको याद है, काम हो जाएगा। बताइए, डिफ्रैक्शन वाली बात समझ में आ गई? एक इसमें और बढ़िया सवाल आता है, मैंने आपको कल बताया था, फिर बताता हूं। जैसे ये ह्यूमन आई है,
इस तरह के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। ह्यूमन आई है। अब यहां 2 पिलर हैं, खंबे हैं, और इनकी दूरी है 11 किलोमीटर। आपसे कहा गया है इनके बीच में सेपरेशन क्या हो ताकि इस आंख को ये 2 पिलर कैसे नजर आए, अलग अलग। वापस सुनिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, अब आप पास से देख रहे हो तो आपको 2 अलग अलग नजर आ रहे हैं। लास्ट बेंच वाले से पूछूंगा तो शायद बालक क्या बोलेगा, एक डॉट है। कल मैंने आपको बताया था एक डॉट का क्या कारण है। अब आपके पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। जितनी बढ़िया फिजिक्स जानते हैं उतना मजा आ जाएगा। पहला, सर उनकी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं बालक की। दूसरा, इन दोनों के द्वारा आंख पे बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम है। इसका मतलब ये दोनों खंबे आंख पर जो एंगल बनाएंगे थीटा, वो कितना होना चाहिए, 1 मिनट। 1 मिनट कम से कम। इससे ज्यादा होगा बहुत अच्छी बात है, पर इससे कम हो गया तो वो पिलर्स को डिस्टिंक्टली देख नहीं पाएगा। बात को समझिए। तो ये आपको याद होना चाहिए, ह्यूमन आई का जो थीटा होता है वो 1 मिनट होता है। अब 1 मिनट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/60 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180। भूल जाओ तो थोड़ा सा याद कर लिया करो, 30 डिग्री को रेडियन में π/180 से करते हैं, तभी तो π/6 आता था। 90 को करते थे तो π/180, तभी तो π/2 बोलते थे। तो 1 डिग्री में 1 मिनट में 1/60 डिग्री, और डिग्री को आपने रेडियन में। अब बताओ एंगल निकाल सकते हो, एंगल क्या होगा, एंगल बता दीजिए। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच, बेस 11 किलोमीटर है तो 11,000 कर दिया, और स्वाभाविक है 11,000 से भाग दोगे तो ये एंगल छोटा आएगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई h/11,000। इस थीटा को इस थीटा के क्या कर दीजिए, इक्वल, क्योंकि कौन है ये, ह्यूमन आई। कभी कभार पता है वो ह्यूमन आई नहीं देगा, आपको क्या कह देगा, यहां लगाए वो टेलीस्कोप, आप खड़े हो साहब अर्थ पे, आप देखना चाहते हो मून, मून पे 2 पॉइंट्स हैं, अब टेलीस्कोप से देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये 2 पॉइंट्स मुझे अलग अलग दिखें, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, इनके द्वारा टेलीस्कोप पर बनाया गया एंगल कितना होना चाहिए, याद करिए, 1.22 लैम्डा बाय ए। अगला प्रश्न ये देखने वाले हैं, दोनों ही AIPMT के फेमस क्वेश्चन है। अंतर समझिए क्या हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन बताइए क्या है, क्वेश्चन लिखिए। टू पिलर्स आर सेपरेट, नहीं, टू पिलर्स which are situated at a distance of 11 kilometer from the eye as shown, what should be the minimum separation, between the pillars so that they can be distinctly visible by human eye। आप ये वाला डायग्राम बनाइए और मुझे एक बार सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। आंख है तो आंख का आपको 1 मिनट याद है, पर अगर आंख नहीं आएगी तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो अगला क्वेश्चन होगा। तो ह्यूमन आई जरूर लिखिएगा, और ह्यूमन आई के लिए स्टैंडर्ड होता है 1 मिनट।
कितना आंसर? कैलकुलेट करिए पूरा। बताऊं? सॉल्व किया किसी ने? इस थीटा को उसके बराबर कर दीजिए, 3 के आसपास आएगा शायद आंसर। 3.h/11,000 बराबर 1/60 इंटू पाई/180। पाई की वैल्यू रख सकते हैं 3.1। पाई की वैल्यू डाल दीजिए 3.1, 3.14 डाल दीजिए। कितना आंसर? 3.1 मीटर, किलोमीटर, मीटर। अब पहले इसको एक बार अच्छे से बोल लीजिए आंसर को, तब मजा आए। अगर दो पिलर्स 3.1 से पास हो गए तो फिर मेरी आंखें उनको अलग अलग पहचान नहीं पाएंगी। कारण बताइए। अगर वो ज्यादा पास आ गए 3 मीटर से, तो उनके द्वारा मेरी आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से कम हो जाए। सर इससे ज्यादा पे हो तो? अरे ज्यादा पे तो चलेगा ना। लो सर, अब मेरे पिलर की दूरी मैंने 15 मीटर कर दी, तो मस्ती है ना, कहां दिक्कत है? अब तो एंगल ज्यादा ही आएगा। तो दूरी बढ़ेगी तो मन खुश है ना। प्रोजेक्टर और कैमरा अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों अलग अलग डिस्टिंक्टली दिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल 1 मिनट से ज्यादा है। क्या बात क्लियर है? तो 3 मीटर इज अ मिनिमम डिस्टेंस। इससे ज्यादा में तो मजे हैं, कम में परेशानी हो जाएगी, फिर वो मुझे दो पिलर दिखाई नहीं देंगे। ये तो ह्यूमन आई की थी बात। अब दूसरा सवाल इस पे ऐसा आ सकता है, ये है मून। आप कहां से देख रहे हो साहब? अर्थ से। ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये भी बना लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें करना सब कुछ वही है, बस इस बार थीटा आपका रटा हुआ नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार थीटा ह्यूमन आई नहीं है। कौन है? टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप का थीटा 1.22 लैम्डा बाय। डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन लिखा देता हूं। रेस दीजिए, रेस में एम्स का क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का। डायग्राम बना लें। कौन सा? वो इसी से इसी सॉल्व होगा। लिखे क्वेश्चन। द aperture of largest telescope in the world is 5 meter. If the separation between the moon and earth is 4 into 10 की पावर 5 किलोमीटर, 4 into 10 की पावर 5 किलोमीटर, full stop. The minimum separation between the objects on the surface of moon, between the objects on the surface of moon
which can be just resolved, which can be just resolved. Take wavelength of light, take wavelength of light 5000 एंगस्ट्रॉम. अब ना सॉल्व मत करिए, पहले दिमाग में थोड़ा सा, दिमाग में इस बात को सेटल करिए. प्रश्न वही है, यहां भी दो पिलर्स को अलग अलग देखना था, यहां भी दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना है. बस अंतर इतना सा आ गया, यहां हम अपनी आंख के लेंस से देख रहे थे, अब हमारी आंख का लेंस नहीं है, टेलीस्कोप है. हमारी आंख के लिए वो 1 मिनट है, पर टेलीस्कोप के लिए वो 1 मिनट नहीं है. उसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? 1.22 लैम्डा बाय ए. सेम तरीका है, पहले आप टेन थीटा निकालिए, उस थीटा को इस थीटा के बराबर कर दीजिए. डायग्राम बनाइए जिससे आपको फील आएगी कि हम चंद्रमा पे देखना चाहते हैं, चंद्रमा पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेलीस्कोप से देखना चाहते हैं, टेलीस्कोप उन दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहता है. और इस बात को समझिए, टेलीस्कोप मैग्नीफाई नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? रिजॉल्व. बढ़िया प्रश्न है. पहले टेन थीटा निकाल लीजिए, कितना आएगा? अब तो सिंपल थीटा निकाला करें क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है. टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर डी, दूरी 4 × 10⁵ नहीं, ×3 और करना, सारा काम मीटर में ही करना है. तो ये आ गया 4 × 10⁸. यहां से कितना आ रहा है? 1.22 लैम्डा, 5000, और अपर्चर कितना दे रखा है? 5 मीटर. इस थीटा को उस थीटा के बराबर कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी. सॉल्व कर लीजिए पूरा. 48 या 50 के आसपास आएगा. दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखिए, एक एम्स का क्वेश्चन है, एक एआईपीएमटी का क्वेश्चन है. दोनों में फंडा एक ही है. वहां आपने 1 मिनट रखा है क्योंकि वो ह्यूमन आई है. बस पूरा सॉल्व कर लीजिए. तो ये आएगा d/4 × 10⁸, 1.22 × 5000 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 5, लगभग लगभग 50 मीटर लिख रहा हूं. देख लो, 48 के आसपास आएगा सर. अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर. इसको एक बार सेंटेंस में बोल लो, तब सवाल से अपने आप को जोड़ पाओगे. अगर मून पर दो ऑब्जेक्ट, अगर मून पर दो ऑब्जेक्ट 50 मीटर से पास होंगे, फिर ये टेलीस्कोप भी उनको दो ऑब्जेक्ट नहीं मानेगा. क्या मानेगा? एक. अंतर क्या हो जाता है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं. रिजॉल्विंग पावर, यही रिजोल्यूशन है. ये दो डॉट पीछे वाले बालक को एक लग रहे हैं, पर टेलीस्कोप से अलग अलग बनेंगे क्योंकि टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है. कारण कारण बताइए. हमारे आंख का जो लेंस है ना, जो मैं परमपिता परमेश्वर ने दिया है, ईश्वर ने जो दिया है, ये जो ए बहुत कम है, जबकि डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है, उससे थीटा कम होगा, थीटा कम होगा तो रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी. बोलिए, क्लियर है क्या? पन्ने पलट लीजिए, ये डिफ्रैक्शन पूरा हो गया. छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट में मैं इसको एक बार रिवाइज कराता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट, और फिर पोलराइजेशन स्टार्ट करूंगा. अब पहले तो आप मॉड्यूल निकाल लीजिए, एक बार मॉड्यूल के डिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन मिला लो, एक साथ लिख लो, फिर पोलराइजेशन को स्टार्ट करते हैं. दो बिगनर बॉक्स मैंने आपको कहा था करने के लिए, दोनों बिगनर बॉक्स बढ़िया है. देखें,
अब एक्सरसाइज 2 में ना डिफ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को अलग अलग नंबरिंग कर लो वही मॉड्यूल में ऊपर, कि आपको डिफ्रैक्शन तैयार करना है मान लो 1 घंटे में। अब डिफ्रैक्शन में आपको 2 के कौन कौन से क्वेश्चन आने चाहिए वो देख लो, उनकी नंबरिंग करके रख लो। सेकंड डिफ्रैक्शन का है, फोर्थ डिफ्रैक्शन का, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 21। 10 क्वेश्चन आए हुए हैं डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन। तो ये 10 के 10 मुझे आने चाहिए, वैसे हिसाब से मैंने सारे कर लिए, एक बार देख लीजिए कोई रह गया हो तो। सारे कवर हो गए क्या? ये 10 क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के हैं। अब मैं आपको 15 मिनट में एक पेज लिखवाऊंगा, उस एक पेज से ये सब सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह का एक शॉर्ट नोट बनवा के आपको दे रहा हूं कि इस तरह से घर पर प्रैक्टिस करिए कि पहले पीवाई क्यू करिए। आपने पीवाई क्यू कर लिए, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए 2 बार, अब फिर ऐसा एक पेज में लिखने की कोशिश करिए जिसमें सारी बातें कवर हो जाएं। वो पेज आपने डिफ्रैक्शन का पढ़ लिया, इसमें सारी बात इंक्लूड हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखाता हूं कि यार केवल 15 मिनट में चैप्टर पूरा कैसे तैयार किया जा सकता है। सटीक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स में सारे फंडे होने चाहिए जिससे पढ़कर आपके सारे पीवाई क्यू सॉल्व हो जाए। पर पहले पीवाई क्यू करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा किस किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछे गए, उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते जाइए। अब जैसे थ्योरेटिकल सवाल था पहला या दूसरा याद करो, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को फास्टर कर दो। अब तुरंत सोचिए लैम्डा बराबर होता है H/mv, फास्टर करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो एंगुलर विड्थ भी। तो जब आप एंगुलर विड्थ लिख रहे होंगे ना शॉर्ट नोट में, वहीं एक लाइन लिख देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से आएंगे तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा कम होगा तो एंगुलर विड्थ भी कम। एक लाइन वाला ये क्वेश्चन कवर हो गया। इस तरह से प्लान करिए, दिन में आप 4-5 चैप्टर आराम से बिल्कुल पीवाईक्यू के तैयार कर सकते हैं। इसके साथ जोड़िए 2 बिगनर बॉक्स, बिगनर बॉक्स 4 और बिगनर बॉक्स 5, क्योंकि 4 और 5 में दोनों में सवाल बढ़िया है। बिगनर बॉक्स 4 और 5, 4 और 5 दोनों के ही क्वेश्चन बढ़िया हैं। जिन्होंने नहीं किए कर लीजिए, कल फिर मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, पर इसको कर लें अच्छे से। एक बार आ जाए एक्सरसाइज 3 में। अब 3 में कौन कौन से हैं, सारे ही आसान सवाल हैं, एक बार सारे अभी कर लेते हैं। सबसे पहले आइए 12वें पे आइए, 3 सवाल हैं डिफ्रैक्शन के, तीनों कर लें। 12 पे आइए, शायद आपको याद हो गया हो कि पहले की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम केवल 4% रह जाती है, केवल 4%। सर ये कहां से आता है 4%? आपके पास एक फॉर्मूला था ना डरावना, याद करो, I बराबर I0 साइन पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा अपॉन पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है, स्टैंडर्ड है। पहले वाले की कितनी रह जाती है? 4%। मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाते समय बताया भी था कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है। इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। अब आइए 11वें में, 11वें में ध्यान से पढ़िए, एक्सरसाइज नंबर 3, 11वां सवाल। कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सबसे फेमस है एंगुलर विड्थ, एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। कितना कितना? 2 लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए। अब जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, क्यों ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है बहुत बड़े एंगल,
28, 38, 30, 260, ब्रैकेट में दे रखी है साइन 1/3 की वैल्यू। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला मत लगाइए। यही तो छोटी छोटी बारीकियां सीखनी पड़ेंगी आपको। जरा सोचिए पन्ना पलटकर, इसमें आपने अप्रोक्सीमेशन किया था। क्या अप्रोक्सीमेशन किया था? क्या कि एंगल बहुत छोटे हैं। अब बेसिक फंडे वाला जीतेगा बच्चा। अब मैं आपको बेसिक फंडे बताता हूं, सुनते जाइएगा, समझिएगा। ये बताइए ये कौन है? फर्स्ट मिनिमा। ये दूरी याद है, रटी हुई है, वाई लैम्डा डी बाय ए। ये दूरी डी। क्या आप वाई निकाल सकते हैं क्या? वाई देखो तो क्या क्या दे रखा है। तो मैं टेन थीटा सोच रहा हूं। टेन थीटा बताइए, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाय डी, वाई लैम्डा डी बाई ए अपॉन डी। क्या लैम्डा और ए गिवन है क्या? इससे किसकी वैल्यू आएगी साहब? टेन थीटा। क्या वो आंसर होगा क्या थीटा? नहीं, उसका उसका डबल। क्यों डबल? क्यों? क्योंकि सेंट्रल विड्थ की एंगुलर विड्थ थीटा नहीं, 2 थीटा है। क्या बात समझ आ रही है? अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा डिग्री को रेडियन में। इसके बाद आइए छठे सवाल पर। इसके बाद आइए छठे पर। समय देकर पूरा करते चलिए। जैसे आज मुझे 1.5 घंटा डिफ्रैक्शन को देना चाहिए, तो डिफ्रैक्शन में सर मैं क्या क्या करूं? क्लास नोट्स, पीवाईक्यू, बिगनर बॉक्स। और जब आप रिवीजन करें तो क्रॉप। क्रॉप में पता है क्या डिजाइनिंग है? जिन्होंने करी हो साथ साथ उनको पता चल रहा होगा, मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल के वो सवाल जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एक्सरसाइज 1-3 करने का अब समय नहीं है। अब समय कम है क्योंकि अब हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबको साथ पढ़ना है। तो रिवीजन में क्या क्या प्लान करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसके लिए अपना पहले ये देखिए हमारी स्थिति क्या है सब्जेक्ट को लेकर। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम मुझे क्लास नोट्स, पीवाईक्यू और क्रॉप। क्रॉप में एक्सरसाइज 1 और 3 के जितने अच्छे सवाल हैं वो सब हमने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। और क्वेश्चन की संख्या भी कम है। एक्सरसाइज 1-3 करोगे हर चैप्टर में तो समय ज्यादा लगेगा। 2 तो कंपलसरी है, 2 के बगैर तो जीवन ही नहीं है। पीवाईक्यू तो मस्ट है। और उसके साथ क्या जोड़ो? क्रॉप जोड़ लो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग हमने पढ़ते समय साथ साथ कर लिए हैं। और जिन्होंने कर रखे हैं वो रिवाइज जरूर करें। जिन्होंने नहीं करे कोई समस्या नहीं है, वो क्लास नोट्स में, मॉड्यूल में, पेपर के माध्यम से आपके पास बार बार आते रहेंगे मेजर टेस्ट में। मेजर टेस्ट दे, जितने मेजर टेस्ट के क्वेश्चन आपके पास आ जाएं, पेपर में गलत हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर आने के बाद अगले 48 घंटे में वो मुझे पूरे पूरे सॉल्व होने चाहिए। ये एम रखिएगा। मुझे 10 मेजर टेस्ट देने हैं, 12 देने हैं, 15 देने, जो भी हैं, पेपर देना है। पेपर देने के बाद जो गलतियां हो जाए वो अगले मेजर टेस्ट तक दूर हो जानी चाहिए। तब तो उसका फायदा है कि जो जो मैं गलत करके आया उसको मैं हाईलाइट करूं और उसकी चीज को बार बार उसको सही पढ़ के उसको सही करूं। थोड़ा सा इस तरह से प्लान करिएगा चीजों को कि भाई हमें अब क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। रिवीजन बहुत अच्छा प्लान करना है। चलिए नीचे लिखें। अब डिफ्रैक्शन 15 मिनट में वापस पूरा रिवाइज करा रहा हूं, फिर पोलराइजेशन स्टार्ट करूंगा। लिखें डिफ्रैक्शन रिव्यू। अब किस तरह से शॉर्ट नोट बनाना चाहिए 15 मिनट में पूरा डिफ्रैक्शन कैसे सर मैं टिप्स पर याद कर सकता हूं वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें सारी बातें आ जाएंगी, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलो सबसे पहला फ्रॉनहोफर डायग्राम बनाते जाइए, साथ साथ सुनते जाइए। ये फ्रॉनहोफर पहली बताइए, ये दूरी ए
इस ए का नाम होता है स्लिट विड्थ। ये दूरी डी, ये स्क्रीन। अब मुझे पता है, मैं इतने दिन से बना चुका हूं सर, यहां पर ऐसा पैटर्न बनेगा। अब इस डायग्राम में आप सारी बात मेंशन कर सकते हो। बताइए ये मिनिमा कहां आता है? मिनिमा ये स्टैंडर्ड है, y बराबर लैम्डा डी बाय ए। पता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फर्स्ट मिनिमा। इसका दूसरा नाम भी है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। एक ही बात है। सेंट्रल वाले को बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट, इसके बाद जो भी बने वो सेकेंडरी है। तो क्या सर टर्शरी भी आएगा क्या? नहीं, अब कोई टर्शरी टेट्रा कुछ नहीं, सब सेकेंडरी है। जैसे इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बोलिए। एक तो सरल नाम है सेकंड मिनिमा, और अच्छा नाम क्या है? सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। जैसे ये आ गया, इसको बोलिए सरल भाषा में थर्ड मिनिमा। ये तो सरल भाषा है, थोड़ी कठिन भाषा बोलिए थर्ड थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। खत्म। तो लिखना चालू करिए इन बातों को। और बताइए ये थीटा याद है क्या? ये थीटा याद होना चाहिए कितना? लैम्डा बाय ए। ये लैम्डा बाय डी बाय ए पर आता है। ये आता है 2 लैम्डा डी बाय ए। ये आता है 3 लैम्डा डी बाय ए। अब एक छोटा सवाल इससे सॉल्व होगा, वो बताना चाहता हूं। सेंट्रल विड्थ की जो चौड़ाई होती है ना, वो आजू बाजू वाली से डबल होती है। आओ महसूस करो, महसूस करो, ये पेपर का क्वेश्चन है। इसकी बताओ तो विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ याद है कितनी? सबसे फेमस 2 लैम्डा डी बाय। इस ऊपर वाली की देखो तो घटाकर लैम्डा डी बाई ए। इसकी देखो तो, इसका मतलब सेंट्रल विड्थ मैक्सिमा की जो विड्थ है वो आजू बाजू वाली फ्रिंज से डबल है। ये एक्सरसाइज 1 का एक क्वेश्चन है, अगर आपने करा हो तो वहां ये मेंशन है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ नियर बाय फ्रिंजेस से क्या होती है? डबल। चेक करो, लिखना चालू करो। लिख लें in front of a diffraction, in front of a diffraction, the width of central maxima, the width of central maxima is double as compared to width of other fringes। अब एक नया पॉइंट मिल गया ना। अब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे पॉइंट्स को आप कवर करते जाएंगे। एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ अदर फ्रिंजेस। सर एक बार और बताइए, आओ फिर देखो। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ चिल रही है 2 लैम्डा डी बाय ए। मुझे तो वो फॉर्मूला याद करने मजा ही नहीं है, मैं तो इस डायग्राम में सब कुछ हो गया। आपको कोई पूछे विड्थ बताओ, क्या कर दूंगा? वाई का डबल। आपको कोई पूछे एंगल बताओ, इस थीटा का क्या कर दीजिए? डबल। देखो कितना हो गया 2 लैम्डा बाय ए। इसमें सब कुछ है, सारी बातें इसमें मेंशन है। आपसे पूछा जाए पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा बताओ, बोलो क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या बोलोगे? केवल वाई बोले तो लैम्डा डी बाय ए। याद होना चाहिए। आप यहां लिख सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाऊंगा तो h अपॉन mv से लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होगा तो जो एंगुलर विड्थ है वो भी कम होगी।
ये आपका एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो इसमें कवर हो गया। साथ ही साथ आपको मिनिमा की शर्त आनी चाहिए। बोलो मिनिमा की शर्त, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। मैक्सिमा की शर्त याद होनी चाहिए, ए साइन थीटा बराबर 2n+1 λ/2। और n कहां से स्टार्ट, 1 से। आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितने परसेंट रह गई, 4। अब आपने क्वेश्चन भी देख लिया, अब आप याद करते समय ज्यादा ध्यान रखोगे कि इसकी इंटेंसिटी 4% रह जाती है। तो क्वेश्चन करने से क्या एक एज मिलता है कि मुझे किन बातों पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो मैं कॉपी लूं और सारे फॉर्मूले लिख के ले आऊं। जैसे आप मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स दे दोगे, सर जाते समय नोट्स ले जाओ, कल इसके शॉर्ट नोट्स ले आना। तो पता है मैं क्या करूंगा, आपके पहले पेज से चालू करूंगा, आपने जिस जिस फॉर्मूले पे बॉक्स बना रखा है मैं सब लेके लिख के ले आऊंगा, लो शॉर्ट नोट्स हो गए। ये शॉर्ट नोट्स थोड़ी ना है। जब तक मुझे उस चैप्टर की समझ ही नहीं है कि किस फॉर्मूले में किन बातों का ध्यान रखना है, उसके साथ मुझे डायग्राम भी बनाना है, उसके साथ मुझे कॉन्सेप्ट भी लिखने हैं, तब जाके वो शॉर्ट नोट्स एक्टिव होंगे। अभी वो हमारे इनएक्टिव हैं, हम उनको सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले लिख के ले आते हैं। जबकि शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, डायग्राम सब कुछ होना चाहिए। आप सिर्फ फॉर्मूले छाप लोगे, फायदा क्या है। आपने ये डायग्राम बनाया, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई A to Z। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने क्वेश्चंस करें, अरे सर इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जो वेव फ्रंट आता है वो कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट। तभी तो ये फ्रॉनहोफर है। सर अगर कर्व्ड वेव फ्रंट आएगा तो ये फ्रॉनहोफर नहीं होगा, उसका क्लास अलग है, उसे बोलते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। हमारे सिलेबस में कौन सा है, फ्रॉनहोफर, जिसमें पैरेलल वेव फ्रंट आता है, जिसमें जो स्क्रीन है वो काफी दूर होती है। फिर आपने क्वेश्चन किया था, वो यहां भी लगा दो ना इसी में, इसके आगे एक लेंस लगा दिया और लेंस की फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, तो सर पैरेलल लाइट आएगी, ये तो पर्दे पे इमेज बनाएगा, हम भी तो पर्दे पे ही चाहते हैं। इसका मतलब इस केस में जो डी होता है वो एफ के बराबर होता है। लो साहब, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था फंसा हुआ, वो अब इससे सॉल्व हो जाएगा कि कभी लेंस की फोकल लेंथ दे रखी हो तो जो फोकल लेंथ होती है वही डी का काम करती है। अब इस फ्रॉनहोफर में सब कुछ आ गया। अब इससे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 2 3 आपको मिनिमा, मैक्सिमा की शर्त, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल की विड्थ, इलेक्ट्रॉन वाला सवाल, ये डिस्टेंस इसकी डबल होती है, इंटेंसिटी 4%, कैसा आता है, प्लेन वेव फ्रंट, लेंस दे रखा हो तो लेंस की फोकल लेंथ को डी माना जाएगा। बोलिए, ये तो हुआ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसके नीचे लिखिए, आधा पेज और है, उसमें लिखें रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, ये मैं आपको 20 मिनट केवल इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आप चीजों को प्लान कर सकें। सब संभव है, अभी ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचें अरे यार चैप्टर तैयार ही नहीं होंगे। पूरा रे ऑप्टिक्स है इतना बड़ा, आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। जब आप मैग्नेट रिवाइज करोगे, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो एक ही दिन में। कॉपी पढ़ ली एक बार 3 4 घंटे लगेंगे, दूसरी बार 4 घंटे नहीं लगेंगे, तीसरी बार में और कम समय लगेगा। जब आपने 2 3 बार रिवाइज कर ली, आपने PYQ कर लिए, 3 दिन का टारगेट है। अब आप 3 दिन के बाद जब मैग्नेट को समराइज करोगे ना, तो आप 4 पेज में पूरा मैग्नेट ला सकते हो कि हाँ यार PYQ में किन किन क्वेश्चन में अटका, कौन से कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले में अटक रहा हूं लिखते समय। हाँ, जब पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है तो रेडियस के फॉर्मूले, किसी एंगल पे एंटर करता है तो हेलिक्स बनता है, टाइम पीरियड क्या होता है, पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है। और उन क्वेश्चंस को ज्यादा हाईलाइट करेंगे जहां PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो प्लान हो जाएगा पूरा। लिखिए रिजॉल्विंग पावर, हाँ बिल्कुल वही करा रहा हूँ, कल ही तो पढ़ा है, तुरंत रिवाइज करा रहा हूँ। लिखें रिजॉल्विंग पावर, सबसे पहले लिखें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में पूछा जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। बोलिए, अब तक याद हो जाना चाहिए। थीटा बताइए, 1.22 λ/a। यही लिखिए, 2020 में क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आया। तो हमारा क्या
ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा ध्यान चला जाता है कि अच्छा हाँ टेलीस्कोप में याद होना चाहिए। सॉल्व एग्जांपल था एनसीईआरटी का 1.22 लैम्डा बाय ए। पर रिजॉल्विंग पावर पूछे तो रिजॉल्विंग पावर उसका फॉर्मूला क्यों याद करते हो, बस 1/थीटा बोल दो ना, उसका फॉर्मूला भी लिखोगे ए अपॉन 1.22 लैम्डा, पक्का परेशान होगे। अपन तो थीटा याद करो ना भाई, रिजॉल्विंग पावर पूछेगा थीटा को उल्टा कर देंगे। आप दोनों फॉर्मूले लिखने की सोच रहे हो, पक्का एग्जाम में कंफ्यूजन आएगा, अरे यार 1.2 ऊपर था या नीचे था, अपने याद ही एक ही करना है 1.22 वाला। ठीक है, अब एक इसमें ये क्वेश्चन आता है, फिर दूसरा आता है रिजॉल्विंग पावर वो लैम्डा के क्या होता है, इनवर्स। कल हमने एक सवाल देखा था रेशियो वाला, याद करिए। हम बनाते समय उन सारी बातों को लेते हुए चल रहे हैं जो जो हमें पीवाईक्यू में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिले कि सर मुझे टेलीस्कोप में इतनी बातें पता होनी चाहिए। साथ में ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, यहाँ छोटा सा बनाकर, मून, ये 2 पॉइंट्स, ये आपका अर्थ पर क्या है, टेलीस्कोप, ये कितना एंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा, ये दूरी डी, ये दूरी गिवन है किलोमीटर में। तो हल्का सा आइडिया ले लोगे कि ये जो टेन थीटा है उसको मुझे किसके बराबर करना है, 1.22 लैम्डा बाय, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये आपने कर रखा होगा तभी आप लैंग्वेज पढ़ पाओगे। अर्थ से खड़े होकर मून के 2 पॉइंट्स को रिजॉल्व करना, आधी बात तो हमें समझ में नहीं आएगी है पूछ क्या रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है तो हाँ अरे सर ये अर्थ पर टेलीस्कोप है, इसकी सहायता से हम मून पर स्थित 2 पॉइंट्स को क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व। इनके द्वारा टेलीस्कोप पर बनाया गया एंगल 1.22 लैम्डा बाय ए होगा, मेरा काम हो जाएगा। अभी मैं सवाल करके आया हूं एम्स का, 50 मीटर आंसर था जिसका। तो ठानने की बात है भाई, कि अगर ठान लिया कि 160 170 चाहिए तो बिल्कुल अपन ला सकते हैं। हम पहले से बैकफुट में आ जाएंगे, हाँ भाई अपने तो बायोकेमिस्ट्री में मेहनत कर लो, यहाँ तो 100 105 110 सही है, तो फिर वैसे ही नंबर आते हैं। अगर हम ठान लेंगे कि नहीं मेरा फिजिक्स भी स्ट्रांग बढ़िया मैं तैयार कर लूंगा तो इसको अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। और 80% क्वेश्चन कहां से डिराइव हो रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं फोकस कर रहे, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू, इसमें अगर अपने आप को बार बार रिवाइज कर लूंगा तो कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नया लगेगा, सब आपको देखे दिखाए लगे। नीचे लिखिए फॉर माइक्रोस्कोप, कल मैंने आपको माइक्रोस्कोप में सिखाया था क्या, इसमें पता है थीटा डिफाइंड नहीं होता, इसमें क्या डिफाइंड होता है, डिस्टेंस। बातों को समझिएगा, यहां थीटा डिफाइंड ना होकर क्या डिफाइंड होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला याद है, कल बताया था, जिन्होंने बिगनर बॉक्स किया हो उनको काम भी आया होगा, 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन अल्फा। अल्फा कौन सा होता है, ये वाला है। याद करिए, ये कहलाती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। सर वहां पे तो थीटा था, वहां एंगल के टर्म्स में नापते हैं, यहां दूरी के टर्म्स में नापते हैं। इसको आप शब्दों में बोलोगे तो मजा आ जाएगा। अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट्स इस एच दूरी से नजदीक आ गए तो फिर मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। वहां बोलते हैं एंगल के रूप में, यहां बोलते हैं दूरी के रूप में, ये कहलाती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो दोनों बातों को अंतर समझिए, वो भी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, वो इन टर्म्स ऑफ एंगल है, और ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है। यहां पर सेंटेंस क्या बोला जाएगा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी h से कम होगी तो फिर आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और यहां भी रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्स, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्स। और लास्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेनल डिस्टेंस।
अप टू डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। इसके बाद अगर आप बढ़ा दोगे तो बीम इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न डोमिनेट हो जाएगा, आपकी इमेज शार्प नहीं बनेगी। उस दूरी को कहा जाता है फ्रेनेल डिस्टेंस। इस दूरी तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स के फंडे नहीं लगेंगे, डिफ्रैक्शन प्रभावशाली हो जाएगा और इमेज शार्प नहीं बनेगी। रे ऑप्टिक्स का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन नहीं माना जाएगा। हार्डली 15 मिनट लगे, आप देखो ना, 15 मिनट में पूरा डिफ्रैक्शन एक तरफ ले आया मैं कि देखो ये डिफ्रैक्शन के शॉर्ट नोट्स में कोई कोई घंटों थोड़े लगते हैं कि हम दिन भर शॉर्ट नोट्स में लगे रहे, 15 मिनट में आ गया। पर पूरा पढ़ने के बाद बनाते हैं तब मजा आता है कि आप, मुझे बातें दिमाग में सारी हैं कि मुझे क्या क्या कंक्लूड करनी है, किन किन बातों को मुझे शामिल करते हुए बनाने हैं, 15 मिनट में तैयार। अब आप इससे बिगनर बॉक्स करके देखिए, इससे आप एक्सरसाइज 2 के 10 सवाल करिए, 10 के 10 सवाल हो जाएंगे, आप एक भी नहीं अटकोगे क्योंकि सारी बातें हमने इसमें इंक्लूड कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए सेक्शन सी, पोलराइजेशन। सेक्शन सी, पोलराइजेशन। आसान सा टॉपिक है, बढ़िया, इसको तैयार कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन है, मेलस लॉ आ जाएगा, कल इसको खत्म करेंगे। लिखें। अब पोलराइजेशन क्या होता है, पहले तो मन में काफी सारे सवाल हैं। सर ये जो लाइट हमें मिल रही है या सन से जो लाइट मिल रही है वो अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है, ये सवाल मन में है। पोलराइज्ड लाइट को कैसे बनाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या मेरी आंखें देखकर पहचान सकती हैं क्या कि लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है? तो पहला आंसर तो ये ले लीजिए, हमारे आंख के पास वो एबिलिटी नहीं है, हम देखकर नहीं बता सकते कि कोई लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब धीरे धीरे मिलेगा इस चैप्टर में। हेडिंग डालिए पोलराइजेशन। सबसे बड़ी बात, क्या इसको हाइगन की थ्योरी से समझा सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। हाइगन से आपने इंटरफेरेंस समझा दिया, हाइगन ने आपको डिफ्रैक्शन समझा दिया, हाइगन पोलराइजेशन नहीं समझा सकते क्योंकि उनके बेसिक लॉ में गड़बड़ी है। पन्ना पलट का पहले लेक्चर में आइए, सबसे पहले लेक्चर में उन्होंने, हाइगन ने क्या माना था वेव को? हाइगन ने माना था लॉन्गिट्यूडनल, जबकि तो पोलराइजेशन शो ही कौन करता है? ट्रांसवर्स वेव। तो हाइगन की वेव थ्योरी पोलराइजेशन नहीं समझा पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को हाइगन ने समझा दिया था क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन केवल वेव नेचर बताते हैं, ये नहीं बताते कि लाइट ट्रांसवर्स है या लाइट लॉन्गिट्यूडनल है। क्योंकि बताओ, जो डिफ्रैक्शन होता है वो साउंड वेव्स में भी होता है, लाइट में भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है, ट्रांसवर्स में भी होता है। इंटरफेरेंस साउंड वेव में भी होता है, माइक्रोवेव में भी होता है। इंटरफेरेंस ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में होता है, बट पोलराइजेशन केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव में पाया जाता है। इसलिए आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है साउंड वेव में, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज साउंड वेव्स का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। तो पहले बेसिक डेवलप कर लो। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन लाइट के वेव नेचर को तो कंफर्म करते हैं पर किसी नेचर को नहीं बताते। एक सवाल है एक्सरसाइज 1 में 8वां या 10वां, वो कहता है इंटरफेरेंस लाइट के कौन से नेचर को सपोर्ट करता है, कि ट्रांसवर्स बता रहा है या लॉन्गिट्यूडनल? आंसर किसी को नहीं बताता। इंटरफेरेंस तो सिर्फ ये बताता है कि लाइट क्या है? वेव। वेव का नेचर कौन सा है ये इंटरफेरेंस नहीं बताता। भाई हाइगन ने भी तो इंटरफेरेंस समझा दिया था, पर हाइगन के तो बेसिक फंडे में गड़बड़ी थी। हाइगन ने वेव को क्या माना था, जबकि लाइट लॉन्गिट्यूडनल है ही नहीं। इसका मतलब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए आपको नेचर ऑफ वेव का कोई आइडिया नहीं है तो भी काम चलेगा। तो इस बात को लिखते जाइए, पहला पॉइंट लिखिए, पोलराइजेशन is only for
transverse wave is only for transverse wave. दूसरा लिखिए, sound waves cannot be polarized. दूसरा लिखिए, sound waves cannot be polarized because sound waves are longitudinal in nature. Longitudinal in nature. क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है? तीसरा, अब पता है इसको समझाने के लिए मुझे मैक्सवेल की थ्योरी काम में लेनी पड़ेगी। कारण बताइए, क्योंकि मैक्सवेल ही थे जिन्होंने बताया था कि लाइट ट्रांसवर्स है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अगला सेंटेंस बहुत काम का है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और बदलता हुआ मैग्नेटिक, और दोनों एक दूसरे को सस्टेन करते हुए कहां बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को पैदा करते जा रहे हैं और वेव क्या हो रही है? प्रोपोगेट। इसलिए ईएम वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता, साउंड को जरूरत है। हम जिस तरह से यहां बात कर रहे हैं मून पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होगा तो मेरी जो एनर्जी है, जो मैं बोल रहा हूं, जो इन पार्टिकल्स को मैं वाइब्रेट करा रहा हूं, ये पार्टिकल आप तक पहुंचेंगे कैसे? ये मीडियम के थ्रू ही तो एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। जबकि ईएम वेव्स को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 50% ऊर्जा इलेक्ट्रिक फील्ड में और 50% ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड में है। ये हमने ईएम वेव में पढ़ा था, आप याद करिए, नीचे लिखना चालू करिए। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, light waves are transverse electromagnetic wave, in which electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, अब समझिएगा, आज का आधा घंटा बेसिक बातें हैं जो आपको पोलराइजेशन समझा देगा। इसमें 2 ही लॉ हैं जबरदस्त, एक मेलस लॉ, एक ब्रूस्टर लॉ, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सुनिए, लाइट आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कहें तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, हमारी तरफ आ रही है इस तरह से बाहर की तरफ। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर। मान लो लाइट बाहर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहां हो सकता है? बच्चों यहां ही नहीं, यहां, यहां, यहां सब तरफ संभव है। सोचिएगा, ये लाइट बाहर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या 90 डिग्री है? मुझे तो 90 डिग्री की शर्त फॉलो करनी है। अब इसका मतलब ये सारे वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। ये देखिए, ये किसके वाइब्रेशन है? ई के वाइब्रेशन है। ई को मुझे 90 पे रखना है। ये देखिए, लाइट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी संभव है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। कितना डिग्री है बताइए? कितना? हमेशा 90 है, हमेशा ही 90 है। ये सारे संभव है। अच्छा, बी कहां होगा? जरा सोचो, बी कहां होगा? मान लो ई यहां है तो बी इधर होगा। अगर मान लो ई यहां है तो बी इधर होगा। अगर ई यहां है तो इसके परपेंडिकुलर, इधर है तो इसके परपेंडिकुलर।
ये आपने क्या काटा कूटा कर दिया। मैं आपको वही बात बोल रहा हूं कि तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आपको कौन सा समझ में आता है सरल वाला, पहले वो बता देता हूं। लाइट टूवर्ड्स जेड एक्सिस आ रही है, बोलिए ठीक है। आपको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, आप तुरंत बोलोगे हाँ वाई में हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड एक्स, आप ये भी हाँ बोलोगे, क्योंकि आपका दिमाग, हमारा दिमाग ये जल्दी समझता है कि हाँ सर तीनों परपेंडिकुलर हैं क्या, हाँ एक एक्स एक वाई एक जेड, यस सर बिल्कुल ओके। पर ये तो एक बहुत सरल सा केस है जो आप और मैं समझ पा रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, किताबें यही लिख रही हैं, इसमें क्या बुराई है। ये भी तो 90 डिग्री पर है, और अगर ई ऐसा होगा तो इसके 90 पर बी होगा, ये भी देखो 90 पर है, और ये आपस में भी 90 पर है। क्या बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं लाइट का प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब अब हम पूरे चैप्टर में केवल ई की बात करेंगे, बी की बात नहीं करेंगे, बी नहीं बनाएंगे। क्यों सर, बी में क्या समस्या है। बी में समस्या ये है, हमारे आंख को देखने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो हमें रेटिना पर मिलती है, वो कौन दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नहीं दे सकती, कारण आपको याद हो तो ले चलता हूं मैं आपको मैग्नेट में। द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, और अगर वर्क डन जीरो है तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो देखने के लिए मुझे रेटिना को जो एनर्जी मिलती है ना, वो कौन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए पूरे चैप्टर में केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। अब इसके बाद से मैं ई बी नहीं बनाऊंगा, केवल क्या बनाऊंगा, ई। अब बताइए, मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आउट ऑफ द प्लेन, एक बार दिमाग में बैठाइए। अब मैं ई बना रहा हूं, ई। क्या ये सारे ई संभव हैं क्या, केवल ई की बात हो रही है। बी अब मैंने ड्रॉप कर दिया, केवल किसकी चर्चा, ई की। पूरी एनसीईआरटी ई की बात करेगी। आप कहोगे सर बी नहीं है क्या, अरे बिल्कुल बी होगा, बी के बगैर काम कैसे चलेगा। ई और बी तो दोनों एक दूसरे को पैदा करते हैं, बी भी महत्वपूर्ण है, ई भी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बन रहे हैं, एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं। चर्चा किसकी कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। क्या, ई हमारे आंख को देखने के लिए, रेटिना के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन दे सकता है, ई दे सकता है। इसलिए ई को कहा जाता है लाइट वेक्टर। अब पूरे चैप्टर में वो लाइट वेक्टर की बात करेगा, तो आपको क्या समझना है, ई समझना है। बोले क्या ये बात क्लियर है। अब आप सुनना अगला पॉइंट जबरदस्त। सर ये वापस बताइए सर, ये थोड़ी सी कम बात समझ में आ रही है, सीखो ना। लाइट आ रही है आउट ऑफ द प्लेन, बोलो क्या ये बात क्लियर है, लाइट आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। ई, ई कहां संभव है, ई बताइए। ई इधर, 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 सब जगह संभव है। ये सब ई है, क्योंकि इससे हमेशा कितने डिग्री पे होने चाहिए, 90 पर। ये सारे ई हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यार इतने सारे एरो कौन बनाए, समय लगता है। अब मैं सिर्फ 2 एरो बनाऊंगा, बाकी कहां गए, बाकी कहां गए। मैंने इस वाले के इधर और इधर कंपोनेंट कर लिए, इस वाले के भी इधर और इधर कंपोनेंट कर लिए। फाइनली अब मैं कितने एरो बनाने वाला हूं, 2। किसके हैं, ई के या बी के, बी की तो बात करेंगे ही नहीं, बी को तो ड्रॉप कर दीजिए। बताइए लाइट कहां आ रही है, लाइट, लाइट कहां आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन। सुनते जाइएगा धीरे धीरे। अब इसका दूसरा तरीका, नहीं सर मैंने तो लाइट ऐसे अच्छी लगती है, लाइट गोइंग इन एक्स डायरेक्शन। अब मजे आएंगे। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में होगी या जेड में होगी। देखिए या तो वाई में या जेड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन मतलब है एक्स में नहीं, एक्स के अलावा वाई और जेड में, इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं,
अनपोलराइज्ड। ये आप जो डायरेक्ट बनाते हो ना एरो डॉट, इसके पीछे की इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए। आइए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, वापिस देखिए। इसमें लाइट कहां आ रही है? लाइट, कोशिश करिए, लाइट कहां आ रही है? बाहर। क्या ये महसूस कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है? मेरे हाथ के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। बोली हाँ है क्या? सब सब संभव है। मैं सारे एरो ना बना के सिर्फ अब कितने एरो बना रहा हूं? दो। तो सर ये वाला कहां गया आशीष सर? इसके कंपोनेंट कर लिए। सर ये कहां गया? कंपोनेंट में चला गया। बोली हाँ है क्या इस बात में? फिर ये तो है लाइट आउट ऑफ द प्लेन, ये कहां जा रही है बताइए? कहां? एक्स में। अब आप कोशिश करिए, लाइट इज एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, देखिए ना वाई और जेड और जेड। क्या सर दोनों में होगी? दोनों में नहीं होगी भाई। मैंने सारे के सारे कंपाउंड कर सकते। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये वाली बात बता के आया था ना मैं, कि दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर। तो अनपोलराइज्ड लाइट कौन? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हो, इस तरह की लाइट को क्या कहा जाता है? अनपोलराइज। लिखना चालू करिए, वापस समझाता हूं। आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि वास्तव में पोलराइजेशन पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या बातें चाहिए। वो मत बनाइए, यहां से बना लीजिए और केवल लिख लीजिए केवल ई की बात करते हैं। ये वाला डायग्राम एक बना लीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बना लीजिए। और एक बार बनाने के बाद फिर सुन लीजिएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। ये तीनों डायग्राम एक ही हैं। इसमें लाइट बाहर आ रही है, इसमें लाइट एक्स में जा रही है। कोशिश करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। केवल ई की बात क्यों करते हैं बताइए? क्योंकि हमें देखने के लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एनर्जी रेटिना को ट्रांसफर कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता। इससे ये कैसे हो गया ये समझ में आया? मैंने अब सिर्फ सिर्फ दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर दिए, ये भी ई है ये भी ई है। सर क्या ई सर दोनों तरफ एक साथ होता है क्या? नहीं भाई, दोनों तरफ एक साथ का मतलब नहीं होता। जिस समय ई वाई में उस समय बी जेड में है, जिस समय ई जेड में है उस समय बी वाई में है। ये बोलिए बार बार, तब मजा आपको आएगा। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। चलो कौन सी बात आप पे समझाऊं? ये वाली फोटो समझ में आ गई? बताइए, कोशिश करिए। लाइट कहां जा रही है? एक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल बताइए, वाई या जेड? ये देखिए वाई या जेड। क्या बात समझ में आ गई? ये एरो क्या बता रहा है? वाई। डॉट क्या बता रहा है? जेड। दोनों ही क्या है? ई। वो लिख दिया है, केवल ई की बात, मैग्नेटिक की कहीं बात नहीं हो रही। तो ये अनपोलराइज्ड है, जिसमें एरो भी होंगे डॉट भी होंगे। अब पहली हेडिंग डालिए काम की, डाइक्रोइज्म। छोटा सा चैप्टर है, कुल 2 सवाल हैं एक्सरसाइज 2 में पिछले 15 साल में, और एक बार अभी 2020 में आया है। तो जिससे आइडिया आपको लग जाएगा कि पोलराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कुल 3 प्रश्न है मॉड्यूल में।
तो बहुत कम, क्योंकि आधे घंटे का टॉपिक है, पढ़ाने में एक लेक्चर पूरा लगता है, रिवाइज आप 15 मिनट में कर सकते हो। 2 फॉर्मूले हैं, एक मेलस लॉ, एक ब्रूस्टर लॉ। चलो अब आप सुनना, थोड़ा समझने का है। जैसे मेरे पास ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है, सुनते जाइएगा, ये अनपोलराइज्ड है। ये सब कौन है बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। नेचर में कुछ स्पेशल क्रिस्टल पाए जाते हैं। एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, टूरमालिन। भाई इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। मान लो ये टूरमालिन क्रिस्टल है, ये इसकी एक्सेस है, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सेस। ये क्या करता है, इस क्रिस्टल के अंदर ही प्रॉपर्टी है, ये अपनी इस एक्सिस के पैरेलल लाइट को क्या कर देता है, पास। बाकी सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। वापस सुनिए, किसको पास करेगा, अपने पैरेलल। अब आप देखना देखना, इसको क्या मैं ऐसा बना सकता हूं क्या? क्यों सर, बाकी कहां गए? समझते जाइएगा, मजा आएगा। अब मैंने रखा इसको ऐसे, बताइए कौन से वाइब्रेशन पास हो जाएंगे? ये वाले वाइब्रेशन पास हो जाएंगे, ये वाले रुक जाएंगे। दूसरा नाम पढ़िए, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता। कौन से कंपोनेंट? अपने परपेंडिकुलर वाले। एक्सिस के पास वाले तो पैरेलल तो पास कर देगा, परपेंडिकुलर वाले रोक लेगा। सोच के बता सकते हो, अगर आप किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी टूरमालिन क्रिस्टल से पास करते हो तो जो इंटेंसिटी है वो आधी रह जाती है। सोच के देखो, महसूस करो। कैसे कैसे? आपने सारे में 2 में बांट दिया था, ये किसको पास कर रहा है, पैरेलल वाले को पास कर रहा है, परपेंडिकुलर को 50% पास कर दी, 50%, तो इंटेंसिटी कितनी, हाफ। मजे की बात क्या है वो सुनिए, ये कैसा भी रखिए, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, अब आपने इसको किसी एंगल पे रख दिया, सोचिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इंटेंसिटी आधी। बच्चे यहां मेलस लॉ लगाना चाहते हैं, मेलस लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी टूरमालिन क्रिस्टल से किसी पोलरॉइड से पास होगी, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, मजा आ जाएगा। सर अब आप कह रहे हो मैं इसको कैसा भी रखूं, हाँ रखना, मैंने ऐसा रख दिया। अब पता है मैं क्या चाहूंगा, मैं सारे कंपोनेंट्स को काटा कूटा करके ऐसे और ऐसे ला सकता हूं क्या? सोच के देखो कैसे। ये वाला कहां जाएगा, ये वाला, इसको रिजॉल्व करके यहां लिया है, ये वाले को कहां लिया है, इसको भी रिजॉल्व करके यहां लिया है, सारे कंपोनेंट ऐसे आ गए। अब बताइए, ये मैंने ऐसे रखा है, बताइए क्या पास होगा, कौन सा वाला, कौन सा वाला, इसके पैरेलल वाला, ये पास, ये एब्जॉर्ब। इंटेंसिटी बताइए, दूसरा, ये पास ये एब्जॉर्ब, बताइए इंटेंसिटी कितनी, हाफ। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ, एक मिसकॉन्सेप्शन है। बच्चा सोचता है यहां थीटा एंगल पे रखा, यहां मेलस लॉ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अरे जरूरत ही नहीं है। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट कभी भी पोलरॉइड से पास होगी, एंगल हमेशा, इंटेंसिटी हमेशा हाफ। एक बार दिमाग में बैठाइए तो सही कि सर और पंगे लेते हैं सर, सर अपन ऐसे कर देते हैं, करते हैं ना कोशिश, सर ऐसे कर दो सर। अब पता है मैं क्या करूंगा, सारे कंपोनेंट्स इधर और इधर ऐसे ले आऊंगा। अब बताइए कौन सा पास होगा, कौन सा पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पास, वर्टिकल एब्जॉर्ब, इंटेंसिटी बिकम्स। इसका मतलब इसको मैं कैसे भी रखूं कोई मैटर नहीं करता। हाँ सर, जो फाइनल लाइट आएगी उसका डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन तो अलग अलग होगा, ये बात मान सकता हूं। आपने इसको गौर नहीं किया, अगर आप ऐसे रखोगे तो पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाला ये पास होगा, तो यहां जो वाइब्रेशन है वो ऐसे होंगे। ऐसे रखोगे
तो यहां वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे होंगे। हमारी आंख उनको पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि आंख पोलराइज और अनपोलराइज को पहचान नहीं पाती। और जैसे 50% पास हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में है। इस तरह की बच्चों लाइट को क्या कहा जाता है? पोलराइज लाइट। इस तरह की लाइट कौन सी? सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आपका एक्स, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के तुक्के कहां 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 कहां? सर वाई में भी, और अब नहीं, केवल वाई में हो, केवल वाई में इस तरह की लाइट को पोलराइज। केवल किस में हो? जेड में इस तरह की लाइट को पोलराइज, और दोनों में हो तो अनपोलराइज। क्या ये वाला टॉपिक समझ में आया क्या? वापस समझिए, बढ़िया। ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज। लेट इंटेंसिटी इज आई नॉट। किस में से पास हुई? टूरमलिन क्रिस्टल से। टूरमलिन क्रिस्टल ये कौन है? ये इसकी एक्सिस है, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। नाम भी कितना अच्छा है। इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होंगे वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, बाकी सब। अब बच्चा सोचता है 50% कैसे रह गई, इसने तो केवल यही पास करे ना, बाकी सब रोक दिए। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। ये वाले के कंपोनेंट होंगे ना, कहां कहां? एक इधर एक इधर। इधर वाला तो पास हो जाएगा। मतलब कितना परसेंट पास होगा? 50% पास होगा, और 50% ब्लॉक। दैट्स द टॉपिक इज सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और इस प्रॉपर्टी को डाइक्रोइज्म कहते हैं। लिखना चालू करिए। तो याद रखिए, क्रिस्टल से निकलने के बाद इंटेंसिटी हमेशा 50% रह जाएगी, एंड लाइट बिकम्स पोलराइज्ड। तो आशीष सर, पोलराइज और अनपोलराइज में आप मोटा मोटा अंतर बताओ। अनपोलराइज में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहां जहां संभव है, वाई में, जेड में, वाई जेड प्लेन में। बट अगर केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो टूरमालिन क्रिस्टल, सर टूरमालिन क्रिस्टल के बारे में 4-5 लाइन और बोलिए। टूरमालिन क्रिस्टल नेचर में पाया जाने वाला क्रिस्टल है, नेचर में ही पाया जाता है। इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वी कैन से करेक्टरिस्टिक होता है। वो करेक्टरिस्टिक क्या है? ये अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट्स को तो पास कर देता है, बाकी को रोक देता है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है आफ्टर पासिंग थ्रू लाइट की, कितनी रह जाएगी? 50%। और लाइट क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड। ये वाला फोटो जरूर बनाइएगा, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। हमारी आंखें पोलराइज और अनपोलराइज को नहीं पहचान सकती। हमारी आंखों में वो एबिलिटी नहीं है। सन से जो हमें लाइट मिलती है वो अनपोलराइज्ड है। ट्यूबलाइट, बल्ब, इनसे जो लाइट मिलती है ये अनपोलराइज्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में संभव हैं। बोलो, आगे चलूं क्या? ये 50% वाली बात समझ में आई क्या? बताइए। अच्छा, पोलरॉइड किस एंगल पर रखेंगे ये मैटर करेगा क्या? नहीं करेगा। आप इस बात को समझिए। वो क्या करता है? थीटा एंगल पे रख देता है। अरे कितने पे भी रखो, पहले वाले में तो मेलस लॉ लगेगा ही नहीं। अनपोलराइज्ड लाइट जब भी टूरमलिन से पास होगी, डायरेक्ट इंटेंसिटी कितनी? हाफ। अब पढ़ते हैं मेलस लॉ का, मैं आपको आइडिया देता हूं। कल मॉड्यूल लेकर आइएगा। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2-3 डिस्कस करेंगे, बिगनर बॉक्स डिस्कस करेंगे, पोलराइजेशन को खत्म करूंगा, और कल फाइनल क्लास रहेगी।
जिसमें सारा इसको अपन फिनिश कर देंगे। नहीं नहीं यहीं रहूंगा, जाऊंगा कहाँ? आपके डाउट बताऊंगा, डाउट रूम में बैठकर अच्छे से सारे सारे। चलो बढ़े आगे, लिखें लॉ ऑफ मेलस, मेलस लॉ। स्टार लगा लीजिए। मेलस लॉ, ब्रिस्टल लॉ, ये दो ही टॉपिक हैं जिस पे सवाल आता ही है। मेलस लॉ, कौन सा मिटा दूं? ये मिटा दूं? हो गया पूरा? ये वाला डायग्राम समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो केवल वाई में या केवल जेड में। मैग्नेटिक फील्ड की तो बात हो ही नहीं रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होगी तो स्वाभाविक है मैग्नेटिक फील्ड जेड में चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई में, वो तो आपस में 90 डिग्री पर ही रहेंगे। अब बच्चों थोड़ी सी बात समझने वाली है। मेरे पास अनपोलराइज्ड लाइट थी, मैंने टूरमालिन क्रिस्टल रखा और इसने इंटेंसिटी कितनी कर दी होगी बताइए? हाफ कर दी। लेट ये आई नॉट थी तो इसने आई नॉट बाय 2 कर दी। इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी है, इसको 0 डिग्री बोल दिया, तो बताओ क्या पास होगा? क्या ये पास हो जाएगा? मानते? बताइए। ये कौन है? अनपोलराइज। ये कौन है? पोलराइज। इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, ये वाली बात। अब इसके आगे आपने एक पोलराइजर रखा जिसका एक्सिस कितने एंगल पर है? थीटा। थीटा बना दिया? नहीं तो आप बना भी सकते हैं, आप चाहें तो। इसमें थोड़ा समय लगता है तो नीचे एंगल लिख देते हैं। कितने एंगल पर रखा? थीटा। अब क्या होगा? आप सोच रहे होंगे ठीक है सर इसके कंपोनेंट कर देंगे। कंपोनेंट कर देंगे तो कॉस वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो इंटेंसिटी हो जाएगी I1 कॉस थीटा। गलत है। आपने इसमें क्या पाप कर दिया? इंटेंसिटी के कंपोनेंट कर दिए, जबकि इंटेंसिटी तो एनर्जी होती है और एनर्जी क्या है? स्केलर। ये आपने जल्दबाजी में कर दिया कि हाँ सर कंपोनेंट कर दूंगा और ये वाला पास हो जाएगा, जबकि इंटेंसिटी के कंपोनेंट संभव ही नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम फेजर मान के सॉल्व करते हैं। लेट इस समय इंटेंसिटी है ए, एम्पलीट्यूड है A1। सोच के बताइए क्या मैं इसके कंपोनेंट कर दूं? ये वाला बताइए कितना होगा? A1 cos थीटा। तो यहां से जो पास होगा उसका एम्पलीट्यूड होगा A1 cos थीटा। और बताइए इंटेंसिटी क्या होगी? स्क्वायर। A1 का स्क्वायर I1, cos का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ। तो बड़ा आसान है, 3-4 क्वेश्चन करके देखते हैं, आइडिया लगेगा। पहला बताइए कितने परसेंट? I0/2। और इसके बाद क्या लगाएं? मेलस। सिंपल फॉर्मूला। इस पर फॉल कितनी हो रही है? फॉल बताइए। फॉल I1 cos स्क्वायर थीटा। हाँ I1 रख सकते हैं, कितनी आएगी बताइए? I0/2। अब सर थोड़ा सा धीरे धीरे समझा दो। आओ धीरे धीरे न्यूमेरिकल से समझते हैं, बाद में लिखना। 2 पोलरॉइड लगाए, पहला लगाया 0 पे, दूसरा लगाया 30 पे। 30 समझ लो, 30 इन दोनों के बीच का एंगल। अब कोशिश करना भाई, सब एक एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, कोशिश करना। बोलो ये कितना पास करेगा? ये पहला वाला। पहले वाले मेलस की जरूरत नहीं है, सीधा अनपोलराइज आएगी, हाफ रह जाएगी I0/2। बोलिए पहला। अब बताइए इसमें क्या लगेगा? मेलस। इस पर पोलराइज लाइट आ रही है, कितनी इंटेंसिटी की? कितनी ट्रांसमिट करेगा? I1 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा? डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पोलराइड। कितना? 30। I1
आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर। क्या बात क्लियर हो रही है क्या? और सर और ज्यादा पोलराइड रखकर बात को एक बार और समझा दीजिए फाइनल। कल मैं इसको फिर से आपको रिपीट करूंगा और क्लियर होगा। मैंने 2 पोलराइड रखे, अब सुनना लास्ट, ये रखा 0 पे, ये रखा 90 पे। क्या ये आप एंगल समझ पा रहे हैं? क्या मतलब इसका बताइए। पहले की ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी है और दूसरे की इस तरह से, और यहां एक बीच में और रख दिया 30 पर। आप नहीं बना सकते टेढ़े मेढ़े, आप सिंपल एंगल लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अब बताना, ये क्वेश्चन करना कोशिश। लाइट आ रही है अनपोलराइज्ड, पेन पेंसिल छोड़िए, बोर्ड पे देखिए। कल यहीं से क्लास फिर से चालू करूंगा। ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मेलस का, ताकि आपको एक लेयर तो समझ में आए। बताइए, ये बताइए कितना, कोशिश करिए। आई नॉट बाय 2 बोले तो I1। बताइए पहला ओके है क्या? पहले में कोई टेंशन नहीं, वो 50% रोक देता है, 50% पास। अब क्या लगाएंगे? अब मेलस लगाइए, बताइए कितनी गिर रही है इस पे? I1 कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30। बताओ I1, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 √3/2, 3 आई नॉट बटे 8। तो अब इस पे कितनी गिरेगी? 3 आई नॉट बाय 8। अब मजा आएगा। अब बताइए सोचकर फिर से मेलस, क्या एंगल 90 लूंगा क्या? ये 90 इस रेफरेंस के साथ है, तो इन दोनों के बीच में 60, इन दोनों के बीच में फिर से लगाइए मेलस। इसमें से कितनी पास हुई? I2 कॉस स्क्वायर 60। बहुत सीधा फंडा है। आपको सिंपल, पहले से पास हुआ 50%, दूसरे से पास हुआ मेलस कितनी आई? I1। अब इसमें कितनी गिरी? I2। खत्म, ट्रांसमिटेड I2 cos 60 1/2। I2 कितना? आंसर बताइए। 3 I0 बटे, कल इस पे 2-3 क्वेश्चन करके देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा। आज बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि एक बार 50% बात कुछ तो क्लियर हो कि सर पहले वाला I0/2 कर देता है, दूसरे में मैंने मेलस लगाया, तीसरे में फिर से मेलस लगाया। ये सर एंगल का क्या मतलब है? ये 0 डिग्री रेफरेंस है, ये इससे 30 बना रहा है। सर थोड़ा डायग्राम से बता सकते हो? और देखो, ये P1, ये P2, ये P3। पहला पोलराइड ये रहा 0 पर, तीसरा 90 पर, और दूसरा पहले वाले से 30 पर। तो बताइए इससे कितने पर होगा? 60। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कल इस पर 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो मेलस लॉ क्लियर हो जाएगा। एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं, ये एक डाउट आया है। एंगल कहीं से मेजर नहीं हो रहा, ये जो पहला पोलराइड रखा है ना, ये मेरा रेफरेंस है। सारे एंगल यहां से मेजर हो रहे हैं। ये आपने रख दिया ऐसे 0 पर, ये 30 पर, इसका मतलब 30 किससे? पहले वाले से 30। ये 90 भी किससे? पहले वाले से। सारा रेफरेंस ये है, ये रेफरेंस है। इसको मैंने कितना बोल दिया? 0। तो स्वाभाविक है ये वाली लाइन 90 पे, ये वाली लाइन 30 पर। तो कल इससे आगे बढ़ेंगे। मेलस लॉ कल क्लास खत्म करेंगे, लास्ट क्लास रखेंगे। लगभग 45-50 मिनट का तो पढ़ाना है, और आधे घंटे मॉड्यूल सारा करा दूंगा, एनसीईआरटी करा दूंगा आपको। तो पूरा ये डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तैयार हो जाएगा।